हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर फीलिंग बेटर एंड कंटिन्यूस स्टडिंग। प्रॉपरली स्टडी करें, क्योंकि आप अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमको बोर्ड सिर्फ क्लियर करना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको आगे भी पढ़ना है, जैसे जेई करना है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम करना है, जैसे जेई हुआ, नीट हुआ, इन सब के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है या फिर इन सब के बारे में आपको एग्ज़ाम देना है इनका, तो आप प्रॉपरली स्टडी करते रहें। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम देना तो स्टडी ना करें, स्टडी करते रहें, लर्नर बने। कभी भी स्टूडेंट नहीं, लर्नर बने, हमेशा सीखते रहें। ये नहीं कि स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, तो आप सीखते रहिए। सिर्फ कुछ भी सीखते रहिए हमेशा। ठीक है, सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखते रहिए। तो आज हम एक छोड़ते हैं इन सभी बातें को और केमिकल बॉन्डिंग के एक नए टॉपिक के साथ हम आए, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी के बाद आया था ये थ्योरी। वीबीटी में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हाइब्रिडाइजेशन ने दूर किया। सो ये थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रीजन बिहाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से निकाली जाती है। कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे आप 10 सेकंड में से 10 सेकंड में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दे दोगे। तो उन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज ओंकार दुबे एंड यू आर नाउ वाचिंग येलो वाइब्स। लेट्स बिगिन। हाइब्रिडाइजेशन। कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है इसके जगह पे, दोनों से लिए। सबसे पहले जान ले व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है, इससे कंफ्यूजन होना। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कोई भी हाइब्रिड चीज है, वो हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्योर चीजों के एक साथ प्रॉपर्टी एक साथ हो गई हैं। जैसे दो अलग अलग चीजें थी, उनकी प्रॉपर्टी अगर एक साथ आ जा रही है, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें है, तो उसे हम हाइब्रिड बोल देते हैं। जैसे देखो, कोई भी चीज ले लो, ए ले लो, एक थिंग है ए और प्लस बी, एक थिंग है बी। इनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइज हुए और ये बना लिए कुछ एक कंपाउंड इस तरीके का, जो कि है ए बी। ठीक है, इसमें ए का भी प्रॉपर्टी है और बी का भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए की भी प्रॉपर्टी इसमें है और बी की भी प्रॉपर्टी है। बस इसको हमने बोल दिया कि ये दोनों हाइब्रिडाइज कर गए और हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस को बोल दिया। इसे हमने बोल दिया हाइब्रिड मैटर या फिर हाइब्रिड थिंग। हाइब्रिड चीज है ये। कैसे बनी? दो प्योर चीजों को मिला के हाइब्रिड बना। और हाइब्रिड में होता क्या है, जो दो प्योर चीजें इंटरमिक्स कर रही हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं साथ साथ, एक साथ। ठीक है, अभी अच्छे से और समझेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ लो, होता क्या है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स इन विच ए एंड बी, या फिर जो अलग अलग एटम है उन सबके प्रॉपर्टीज एक साथ हों, बस उसी को हमने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में होते हैं। इसके डिस्कशन हम करने वाले हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया होगा, किसे कहते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है। हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों? वीबीटी की ड्रॉबैक्स क्या थी? वीबीटी क्या नहीं समझा पा रहा था, एक्सप्लेन क्या नहीं कर पा रहा था, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन आया। तो इसके बारे में देखो क्या होता है। वीबीटी ड्रॉबैक्स क्या थे वीबीटी के? फर्स्ट ड्रॉबैक था कि ये डज नॉट explain geometry of molecule. Does not explain geometry of molecule. ये मॉलिक्यूल के जिसके बॉडी वीबीटी क्या करती थी, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बता देती थी, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, ये नहीं बता पाती थी कि मॉलिक्यूल जो वो 3D स्पेस में किस तरीके से अरेंज है, ये नहीं बता पाती थी। उसका शेप कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, वो नहीं बता पाती थी वीबीटी, जिससे वीबीटी फेल कर गई और हाइब्रिडाइजेशन आया। सेकंड इसकी ड्रॉबैक क्या थी वीबीटी की? डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अल्दो ये वाली ड्रॉबैक हाइब्रिडाइजेशन में भी थी,
ये वाली ड्रॉबैक्स जो थी सेकंड वाली, ये हाइब्रिडाइजेशन में भी थी। ये फर्दर ये ड्रॉबैक फर्दर जब खत्म हुआ था किसमें, VSEPR थ्योरी। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद VSEPR पे ही आएगा वीडियो। सो VSEPR थ्योरी क्या बताती थी कि मैग्नेटिक नेचर भी एक्सप्लेन कर देती थी, ठीक है। बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिससे कि ये मोटी थ्योरी आई। बीच में जो थ्योरियाँ छूटती हैं LFT CFT, उनके बारे में आप बोलेंगे तो फर्दर वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। सो ये मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पाता था कि जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा, ये नहीं बता पाता था। तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हुए, फर्स्ट डज नॉट एक्सप्लेन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। सो ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन आया। और एक फिनोमिना था, एक फिनोमिना हुआ केमिकल में, केमिस्ट्री में, एक्सपेरिमेंट में देखा गया CH4 के ऊपर कुछ स्टडीज हुई। अभी देखो बता रहा हूँ, देखो VBT फेल कहाँ कर गई, एक जगह है और देखो, जैसे CH4, ठीक है, CH4 अभी तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं, तो इसकी जियोमेट्री हमको भी पता नहीं है। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा, हो सकता है बहुत से लोग पढ़े हों, जिनको आता वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो बेसिक से समझे। तो समझ लो अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही नहीं है। तो CH4 का हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते थे, C इस तरीके से बनाते थे, H शुरू से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे टेट्राहाइड्रल होता है इसका ज्योमेट्री, लेकिन जो नहीं जानते वो बेसिक से इस तरीके से बनाते आते हैं CH4, ठीक है। होता क्या है, VBT के हिसाब से एक बॉन्ड जो होता है वो sp ओवरलैपिंग से बनता है, और जो ये 3 बॉन्ड होते हैं वो pp ओवरलैपिंग के बनता है। ये तो पता ही होगा, एक sp ओवरलैपिंग से बनता है, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, देखो ये रहा, ये था, और एक यहाँ पे, तो ये 2 भरे हुए होते हैं 2s। इसके पहले भी 1s होता है, तो वो 1s जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो वो बॉन्ड फॉर्म करने में या फिर रिएक्शन करने में कोई टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है। p में क्या होगा 1 2, ठीक है। अब देखो 4 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। अरे एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, लेकिन इसे स्टेबल होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिससे कि ये अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा ले, ठीक है, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाए। सो ये क्या करेगा कि इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के ऊपर चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए। सो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड हैं, 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ गए, बाकी 2 कैसे जुड़ेंगे, बाकी 2 कहाँ जुड़ेंगे, ये तो पूरा पेयर्ड ही है, भरा हुआ है, फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। तो फिर 2 हाइड्रोजन तो जुड़ गए, यहाँ से पेयरिंग कर ली, बट 2 हाइड्रोजन जो छूट रहे हैं वो कैसे जुड़ेंगे, उनके लिए क्या करता है कार्बन, एक्साइटेड स्टेट में आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है अपने p वाले में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में आके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, यार मार्कर भी नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। देखो ये रहा, गंदा बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, आराम से हो जाएगा। एक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 1s, ठीक है, 1s, यानी कि s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल से कर लेगा ओवरलैप, तो s ओवरलैपिंग एक हुई, और 2 ये px py pz p ऑर्बिटल्स है ना, लेकिन हाइड्रोजन के पास, चारों हाइड्रोजन के पास सिर्फ s ऑर्बिटल है, याद रखना सिर्फ s ऑर्बिटल है। तो s वाला क्या करेगा, ये इस वाले s से, ये वाला इससे, ये वाला s से, तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड किससे बना, ss से, और दूसरा बॉन्ड sp से, ss से एक बॉन्ड बना, सॉरी ss से एक बॉन्ड बना, और 3 बॉन्ड बने sp से। सो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, 3 बॉन्ड बने sp से, एक बॉन्ड बना ss ओवरलैपिंग से, और 3 बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से, ठीक है। ओवरलैपिंग अलग अलग हो रही है, इसमें ss ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें sp ओवरलैपिंग हो रही है।
अब ये बताओ SS ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा या फिर SP ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ये कैसे डिस्कस करते हैं, देखो SS ओवरलैपिंग में होता क्या है कि ये S ऑर्बिटल और ये S ऑर्बिटल, इसके पहले VBT में सब समझाया हुआ, अगर आप VBT देखना हो, लेक्चर देखना हो, इससे पहले मैं तो यही सजेशन दूंगा आप VBT पहले अच्छे से पढ़ के आइए, तब इजीली आपको और ज़्यादा फ्रेंडली होगा समझने में, ठीक है। सो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं VBT, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे, आराम से सब समझ में आएगा। तो देखो SS ओवरलैपिंग होते क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। तो SS में ओवरलैपिंग काफी ज्यादा होती है SP के कंपैरिजन में, ठीक है। S और P के कंपैरिजन में SS में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है SS ऑर्बिटल में, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, मोर स्ट्रॉन्गर देन SP ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो इसका ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एक बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और 3 बॉन्ड की एनर्जी कम होनी चाहिए, SP ओवरलैपिंग है। लेकिन चारों बॉन्ड डिफरेंट होने चाहिए ना, मिला के कहने का ये बात है कि VBT के हिसाब से ये चारों बॉन्ड अलग अलग नेचर के होने चाहिए। तो क्या हुआ, अल्दो ये सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, बट ये चारों अलग अलग एनर्जी के होंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग इनकी अलग अलग है, स्ट्रेंथ इनकी अलग अलग होगी। ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा, SS वाला मोर स्ट्रॉन्गर होगा इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो VBT के हिसाब से चारों बॉन्ड अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग एनर्जी के होंगे और बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। अब यहाँ पे तो साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया, साइंटिस्ट होगा कि VBT के हिसाब से तो ये अलग अलग होना चाहिए, बट सेम कैसे हुआ। यहीं से हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई कि जो कार्बन के चारों, मतलब एक S है और 3 P हैं ऑर्बिटल, देखो एक S और 3 P, करते क्या है आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है, चारों की एनर्जी, ठीक है। और फर्दर आके ऐसे किया, हाइब्रिडाइजेशन किया जिससे एनर्जी सब सेम हुई और हाइड्रोजन आके एक एक ऑर्बिटल से जुड़ गया, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, नेचर सब सेम हो गया, ठीक है। सही बेस था हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्यों आई, VBT में क्या कमी थी, तो ये चीज VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ स्टेटमेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो समझ गए होगे, अब इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, लिख दो डेफिनेशन, चलो लिख देता हूं फिर, देखो लिखो साथ साथ। ओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर atomic orbitals same energy of same energy, same energy or nearly same energy, nearly same energy, atomic orbitals of same energy or nearly same energy are intermixed to give new orbitals exactly same orbitals, same energy, exactly same energy of सेम एनर्जी। होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होने चाहिए या फिर नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, जो एक दूसरे से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हुआ जिससे नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, सबकी एग्जैक्टली सेम होती है। देखो CH4 के केस में केस लेकर चल रहे हैं हम, क्या हुआ था, कार्बन का एक S था
और उसी में क्या था, कार्बन का पी था, तीन पी थे और कार्बन का एक यस था। ये तीनों हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 4 तरह के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। 1 2 3 4 4 तरीके के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, जो कि देखो एक एस है और 3 पी है, एक एस और 3 पी, sp3। sp3 कैसे हुआ, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन है क्या कि देखो, समझ लो आपके पास दूध, चीनी और अदरक और चाय पत्ती है, ठीक है, और आपको इन सभी का स्वाद एक साथ लेना है, टेस्ट आपको इन सभी को एक साथ करना है, कि अलग अलग नहीं कि चीनी अलग खा लिया, दूध अलग पी लिया और चाय पत्ती अलग खा लिया। अरे खाना मत कभी चाय पत्ती अलग से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैफीन होता है। तो इन सभी का टेस्ट आपको एक साथ चाहिए, तो आपने क्या किया, चाय बना लिया, आपने चाय बना लिया, सभी का टेस्ट आप एक साथ ले रहे हो। सो ऐसे भी क्या करते हैं ये ऑर्बिटल्स, क्या करते हैं, सेम एनर्जी के सब होने चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं और फिर से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अलग अलग, जिसमें सबकी एनर्जी सेम हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। जिसमें अब जैसे चाय के एग्जांपल में हम बोल रहे हैं, चाय के एग्जांपल में कंपोनेंट आप लिखते हो, क्या क्या कंपोनेंट डालो, मान लो आपने लिख दिया, डाल दिया उसमें 2 कप दूध डाल दिया और 2 चम्मच चीनी डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दिया और थोड़ा सा अदरक डाल दिया, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दिया। तो इसके कंपोनेंट आप लिख रहे हो कि इतना इतना हमने डाला। सो इसी तरीके से इसके कंपोनेंट क्या होंगे, सो चाय जब प्रोड्यूस हुई तो आप ये लिखोगे ना कि यहाँ से 2 कप हमने दूध डाला और 2 चम्मच चीनी डाला, 1 चम्मच चाय पत्ती डाला, थोड़ा सा अदरक डाला। तो इसके कंपोनेंट है क्या क्या डाल के आपने चाय बनाया, क्या क्या डाल के आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ये बताना है आपको। तो एक एस हमने डाला, एक एस ऑर्बिटल डाला और पी ऑर्बिटल कितने हैं, 3 पी डाला, तो एक एस डाला और 3 पी डाला, एक एस डाला और 3 पी डाले, तो एक एस डाला और 3 पी डाले, जैसे कि आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। चाय के केस में आप यही करते हो, आपको अगर कंपोनेंट लिखना हो, चाय बनने के बाद चाय आपने बना ली, आपको कंपोनेंट लिखना है क्या क्या डाल के आपने चाय बनाई, कितना कितनी क्वांटिटी में डाला। तो इसको समझ लो चाय के कंपोनेंट हैं और ये पूरी की पूरी चाय बन गई है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। चाय के लिए आपने किया क्या कि 2 कप दूध डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, ये सब कंपोनेंट आपने लिखा कि हमने दूध डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, कितना कितना डाला क्वांटिटी आपने लिख दी, 2 कप दूध, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती और थोड़ा सा अदरक डाल दिया, तो आपने कंपोनेंट की क्वांटिटी भी लिख दी। तो कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, एस की क्वांटिटी कितनी है, 1 एस ऑर्बिटल जा रहा है ना, एस ऑर्बिटल एक ही जा रहा है इंटरमिक्स करने के लिए, जबकि पी ऑर्बिटल कितने जा रहे हैं, 1 2 3, 3 पी ऑर्बिटल जा रहे हैं। तो जो बना आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो ऑर्बिटल्स बने उनके एक ऑर्बिटल का कंपोनेंट क्या होगा, sp3, एक s है और 3 p है। समझ में आ गया होगा इजिली, एग्जांपल देके बढ़िया समझाया है, समझ में आ गया होगा। और इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, देखो s की एनर्जी और p की एनर्जी अलग अलग होती है, s की एनर्जी कम होती है p के कंपैरिजन में, ठीक है, p की एनर्जी ज्यादा होती है, n+l रूल लगा सकते हो, p की एनर्जी ज्यादा होती है s के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एनर्जी इनका सेम करना है तो करेंगे क्या, इंटरमिक्स कर गए और फिर से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि इन चारों की एनर्जी जो होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, एग्जाम्पल भी हो गए। अब देखो डेफिनेशन लिख लिया, अब इसके कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, ये थ्योरी बोलती क्या है, इस थ्योरी में क्या है आखिर। देखो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट लिखो है, हैशटैग पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसमें होता क्या है कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन न्यू orbitals are formed
न्यू ऑर्बिटल्स आर फाउंड, ठीक है। और उन ऑर्बिटल को बोलते क्या है, कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन न्यू ऑर्बिटल्स आर फाउंड कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनाया था हमने उसको बोलते क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से बना इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया, ठीक है। आर सेम इन नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उनका जो नंबर होगा वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद बराबर होगा। मतलब बोल सकते हो नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बोल सकते हो। नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जैसे आपने चाय के केस में क्या समझा था, चाय आपने बनाया, चाय में आपने जो जो चीजें डाली उनके वॉल्यूम और चाय बनने के बाद वॉल्यूम बराबर होगा ना। यानी कि चाय बनने से पहले जितनी भी चीजें आपने उसमें डाली उन सब का वॉल्यूम और चाय बनने के बाद चाय का वॉल्यूम दोनों सेम होगा। कैसे सेम होगा, इवापोरेट भी हो सकता है, इवापोरेट तो होगा ही, नीचे से हीट मिल रही है तो इवापोरेट हो जाएंगे। बट अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता तब के केस में क्या होता है, इवापोरेशन को एक साइड में कर दो, फिर समझो, वॉल्यूम सेम रहता अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता। सो इसी तरह से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टेक पार्ट कर रहे हैं इंटरमिक्सिंग में, उनका जो नंबर होगा वो बराबर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनके नंबर के बराबर होगा। अब एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, नंबर सेम होता है। मिटा दे फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका क्या था, पॉइंट नंबर सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट में क्या बोला, देखो ये सेकंड पॉइंट है इसका, कि बोल सकते हो कि एनी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकता है। ऑर्बिटल कितने तरह के हो सकते हैं, ये चीज देखो पहले। ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी तीन ही तरह की है। फर्स्ट देखो क्या होगा, फर्स्ट केस में हो सकता है कि ऑर्बिटल एम्प्टी हो पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉन हो ही ना। फर्स्ट केस ये हो गया कि ऑर्बिटल एम्प्टी है। सेकंड केस क्या होगा कि हाफ फिल्ड है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। थर्ड केस में क्या होगा, फुली फिल्ड हो जाए। 3 ही केस पॉसिबल है एक ऑर्बिटल के, या तो एम्प्टी होगा, या तो हाफ फील्ड होगा, या तो फुली फील्ड होगा। तो इसको इस स्टेटमेंट को आप ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप इलेबरेट करके और लिख लो कि ओनली हाफ फील्ड, फुली फील्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में ये बोली दिस थ्योरी is valid for only सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं है। पाई बॉन्ड के लिए थ्योरी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, वीवीटी में बताया हुआ, वीडियो डली हुई देख सकते हो आप जाके। सो पाई बॉन्ड के लिए क्यों नहीं वैलिड है, पाई बॉन्ड कब बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड बनने के लिए
प्योर ऑर्बिटल होने चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए पी ऑर्बिटल, ठीक है। जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करके, वो क्या होने चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन उनका ना हुआ हो, प्योर होने चाहिए वो, तब पाई बॉन्ड बनेगा। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीवीटी वाले चैप्टर में, वीवीटी वाले लेक्चर में, तो वहां से देख सकते हो। तो पाई बॉन्ड क्या कब बनेगा, जब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। बट यहाँ पे तो पूरा कंसेप्ट ही हाइब्रिडाइजेशन का है, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही हाइब्रिडाइजेशन का है। तो सब हाइब्रिडाइज जब हो गए, सब के सब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होगा, अनहाइब्रिडाइज होते तब पाई बॉन्ड बनता। अब हाइब्रिडाइजेशन ही पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल सब पढ़ ही रहे हैं, तो पाई बॉन्ड कहाँ से, पाई बॉन्ड के लिए वैलिड नहीं होगा। इसको नोट करो। फिर एक स्टेटमेंट और है, उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक पॉइंट और है इसका, नोट कर लो जल्दी से उसे, फिर जल्दी हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे बढ़ेंगे। देखो पॉइंट नंबर 4 होगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर settle in that position in which minimum repulsion between them। इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो 3D स्पेस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम से कम हो, ठीक है। अब देखो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, क्यों ट्राइगोन ही बना, ट्रायंगुलर ही क्यों बना, इनके बीच में रिपल्सन कम होना चाहिए, इन सब के बीच में। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो रिपल्सन इनके बीच में कम हो, इसलिए ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे 3D स्पेस में कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि ये स्टेबल रह सके। रिपल्सन ज्यादा होगा स्टेबल नहीं होगा मॉलिक्यूल। सो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी क्या है कि रिपल्सन कम से कम हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। सो ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे कि इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। समझ गए, ठीक है। चलो यहीं पे एक चीज और बता दे रहा हूँ, शेप किस तरीके से होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। देखो कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे sp से हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे sp वाला बने, चाहे sp3 बने, चाहे sp3d बने, कोई सा भी बने, उनका शेप सेम एक सा ही होता है। एक बड़ा सा लोब होगा और एक छोटा सा लोब होगा, ठीक है। लोब छोटा हो जाता है एक वाला, ठीक है। इसे फर्दर इस तरीके से भी बना सकते हो, एक ही लोब बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर छोटा लोब भी बना दे रहे हो तो और अच्छा है, नहीं बना रहे फिर भी सही है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके, इन दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, इनका शेप इस तरीके से होता है। कर लिया नोट, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट टाइप क्या होता है, एक होगा sp फर्स्ट टाइप। पहले सबका नेमिंग करवा दूं, फिर उसके बाद एक एक को देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है sp, सेकंड टाइप होता है sp2 एंड थर्ड टाइप होता है sp3 एंड फोर्थ टाइप sp3d, फिफ्थ टाइप sp3d2 एंड सिक्स टाइप sp3d3, ठीक है। ये 6 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है, टाइप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के 6 तरीके के। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कर लिया नोट, चलिए। अब देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला देखेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp वाले में क्या होगा, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, s और p है। एक s है, क्वांटिटी देखो कितनी है, s की क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, और p की क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, इस तरीके से, ठीक है।
ये दोनों हाइब्रिडाइज हुए और किस तरीके का बना लिए, हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बताइए शेप किस तरीके से होता है, इस तरीके से हो जाएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। सो sp से बन गए। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, देखो ये एक s था और एक p था, सिर्फ p तो px py pz होते ही हैं, लेकिन p एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो px हो या तो py हो या तो pz हो, ठीक है। एक s और एक p मिलके बना लिए क्या, हाइब्रिडाइज बना लिए ऑर्बिटल। एक कितने इंटरमिक्स कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दो इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो ही बनेंगे, नंबर सेम होता है। किस हाइब्रिडाइजेशन के हैं, sp और ये भी sp, ठीक है, दोनों sp sp हाइब्रिडाइजेशन के हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम, इसका एग्जांपल बेस्ट लिख सकते हो, BeCl2 BF2 BeF2, दो एग्जाम्पल इसके बहुत फेमस है ये वाले। अब इसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ इसका शेप ऑफ क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, शेप नहीं। चलो देखो शेप क्या बनता है sp का, इस तरीके से बनता है, देखो ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, और ये एक्सिस है। किस तरीके का शेप बन रहा है, लीनियर। तो इसका शेप sp हाइब्रिडाइजेशन से जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका शेप कैसा होता है, लीनियर, ठीक है, लीनियर होता है उनका शेप। और एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, मान लो ले लिया BeF2, ठीक है। BeF2 किस तरीके से जुड़ा जाता है, BE से F2, एक F इधर एक F इधर, शेप तो समझ में आ गया। होता क्या है कि BE का बताना पड़ेगा इसको हाइब्रिडाइजेशन, देखो बता दे रहा हूँ, दो एग्जाम्पल देखो कैसे होगा। BE का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है BE का, BE क्या है, बेरिलियम है, और कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 एंड 2s2। अब 1s2 बना लिया हमने, लो फुली फिल्ड है, 2s2 बना लिया हमने, ये भी फुली फिल्ड है। F कितने हैं, F का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल F के हैं, फ्लोरीन के हैं, जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ओवरलैप करेंगे, या फिर ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब F जैसे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, देखो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, चलो तब अच्छे से समझ आए। देखो F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट वाला सिर्फ लिखें, चलो शुरू से लिख दे रहे हैं। देखो 1s2 9 होता है एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक नंबर, 2s2 एंड 2p 2 4 और 2p 5, यानी कि p में कितने और कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5, दिख नहीं रहा होगा, मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा, जब खराब हो चुका है मार्कर दूसरा लेंगे। देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये रहा, फिल कर दिया हमने, देखो फिल कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक pz को लेके इसके साथ ओवरलैप करना चाहता है। अब इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग होगी कहाँ से, तो करेगा क्या, इसके पास फर्दर 2p0 है ना, p ऑर्बिटल इसके पास है पहले से ही, तो p ऑर्बिटल है, तो इस तरीके से बना, करेगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में आके, ये दोनों क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आके इसमें जंप करा देगा, जिससे कि होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर बच जाएगा। अब तो एफ के पास पॉसिबिलिटी है, एक एफ इसके साथ जुड़ जाएगा और एक एफ इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, ये एस वाला है 2s और ये p वाला है, एनर्जी दोनों की अलग अलग है, तो जोड़ेंगे तो दोनों बॉन्ड अलग अलग नेचर के होंगे, अलग अलग एनर्जी के होंगे।
सो एनर्जी सेम होने के लिए करेंगे क्या, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप नहीं हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक एस एक पी मिल रहा है, यानी कि दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो बनेंगे कितने, दो ऑर्बिटल बनेंगे, सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बन गए। देखो देखो सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बन गए, सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल बने जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब F क्या करेगा, एक का sp है, इसका भी sp है, अब एक F इससे आके फर्दर जुड़ जाएगा, एक F इससे आके जुड़ जाएगा, मामला सॉल्व, मैटर सॉल्व, आराम से हो जाएगा और सेम ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर हो जाएगी। चलो अब इसके बाद एग्जांपल कराना तो नहीं पड़ना चाहिए, समझ में तो आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। देखो सेकंड क्या है, sp2, ठीक है, sp2 में क्या होगा, एक s मिलेगा और दो p मिलेंगे, जिससे कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, 1 2 3, जैसे कि 3 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 1 2 3, और एक एक ईच ऑर्बिटल कितने का होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो एक इस तरीके से आएगा, देखो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, देखो, और ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री, याद रखना इसे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है एमसीक्यू में कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप इजीली बोल सकते हो 120 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्लेन में होता है, देखो ये है ना, एक प्लेन है, इस शेप का नाम होता है क्या, ट्राइगोनल, मतलब ट्रायंगुलर बोला है, मैं ट्राइगोनल बोलूं, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब ये एक प्लेन है, दिख रहा है, ये एक प्लेन है, तो बीच में सेंट्रल एटम होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, और एक मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, देखो एक प्लेन में ही होगा, ठीक है। तो कितने का एंगल हुआ सर, 120 डिग्री का, ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, BF3 BCl3, ठीक है, एग्जांपल ये होता है इसका, तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकते हो किस तरीके से होगा। मिटा दें, थर्ड केस देखें, चलो देखो थर्ड केस इसका क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा, sp3 हो जाएगा, एक s और 3p, कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करना है, 1 2 3 4, चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स करना है, तो कितने बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, 4 ही नए बनेंगे, जितने इंटरमिक्स करते हैं उतने ही नए फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा, देखो 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल नए बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ईच क्या होगा, sp3 का, सब के सब क्या होंगे, sp3 के, और ये भी क्या होगा, sp3 का। ये तो समझ में आया होगा। sp3 इसका जियोमेट्री जो होती है वो किस तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल होती है, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ज्योमेट्री इसकी होगी, देखो ये रहा, याद रखना ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp3 का एग्जांपल मैंने शुरू में ही समझाया था, क्या था, CH4 इसका एग्जांपल था, शुरू में ही मैंने बताया था, CH4, और एंगल कितने का होता है, 109.5 डिग्री, या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। चलो थर्ड केस भी हो गया। अब देखो sp3 तक तो हमने कर लिया, अब sp3d देखेंगे हम, sp3d
sp3 और एक डी भी उसमें अब कंसिस्ट करेगा। अब देखो इसका क्या हुआ, एक s मिला, 3 p थे, 1 2 3 और प्लस में एक और d भी इसी में कंसिस्ट होगा, एक d ऑर्बिटल भी कंसिस्ट हुआ। कुल कितने ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं इंटरमिक्सिंग में, 1 2 3 4 5। बनेंगे कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5 ही बनेंगे, क्योंकि 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इसका शेप किस तरीके से होता है, देखो शेप आप किस तरीके से फाइंड करोगे। शेप इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो इस तरीके से ये तो रहेगा ही, इस तरीके से ट्राइगोन तो बना ही रहेगा, प्लस में एक बॉन्ड ऊपर रहता है और एक बॉन्ड नीचे रहता है, इस तरीके से। ये हमारा होता क्या, प्लेन में होता है, ये बॉन्ड प्लेन में होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं उसके। मतलब देखो ट्राइगोन वाला तो समझाया था कि इस तरीके से ट्राइगोन बन जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इस तरीके से, एक इसके वर्टिकल ऊपर और इसके अपोजिट साइड में एक वर्टिकल होगा। ठीक है, ट्राइगोन तो बनेगा ही, ट्राइंगल तो बनेगा ही, प्लेन में ट्राइंगल रहेगा ही, प्लस इसके ऊपर एक और एक नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होता है और इसका जियोमेट्री यही होता है। ठीक है, शेप तो VSEPR थ्योरी बताती है, बट जियोमेट्री ये भी बताते हैं। जियोमेट्री और शेप में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको हम VSEPR थ्योरी में दूर करेंगे इजीली। और ये देखो अभी बताया कि ट्राइंगल जो प्लेन में होता है, ये जो प्लेन में होता है ट्राइंगल, उसमें कितना डिग्री का कोण बताया था मैंने, 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। और वर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा तो 90 डिग्री तो होंगे ही, यानी कि वर्टिकल एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, और प्लेन वाले एंगल 120 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, PCl5 किस तरीके से अरेंज होता है, P, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये क्या होते हैं, एक प्लेन में फॉर्म होते हैं। देखो होंगे क्या, ये तीनों Cl एक प्लेन में होंगे, प्लेन में है, और ये उसके वर्टिकल और ये उसके नीचे अपोजिट वर्टिकल। एंगल तो बता ही दिया, कर लो नोट इसे, फिर आगे वाला देखो। कर लिया, चलो इसके बाद देखो आगे वाला क्या है। आगे वाले में होगा क्या कि d ऑर्बिटल एक और जुड़ जाएगा, sp3d था, अब की बार sp3d2 हो जाएगा। बस d ऑर्बिटल एक था, अब की बार 2 d ऑर्बिटल जुड़ गए। कितने हैं, ऑर्बिटल 6 है, इंटरमिक्स कर रहे हैं तो बनेंगे कितने, 6 ही बनेंगे। तो इस तरीके से नए बन गए 6। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नए 6 बन गए। और सब ईच एक ऑर्बिटल कितने का होगा, sp3d2 इस तरीके से 6 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। शेप क्या होता है इसके, मतलब जियोमेट्री क्या होती है शेप में, शेप तो VSEPR थ्योरी बताती है। जियोमेट्री क्या होती है, देखो एक तो देखो पहले बना दे रहा हूँ, प्लेन बना दूं पहले। देखो ये होता है, एक प्लेन होगा इस तरीके से, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। एक इसके वर्टिकल होता है और इसके अपोजिट वर्टिकल होता है, इस तरीके से होता है। ये चारों बॉन्ड देखो, जिसको मैं ये डॉटेड दिखा रहा हूँ, देखो ये होता क्या है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, ये प्लेन है, मेरा बोर्ड प्लेन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और वर्टिकल वाला सामने ऐसे है, देखो सामने है, और अपोजिट वर्टिकल वाला इसके पीछे 90 डिग्री पे। तो ये वर्टिकल है तो 90 डिग्री का कोण में तो एंगल 90 डिग्री का होगा ही, वर्टिकल वाले के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब प्लेन वाले जितने भी बॉन्ड होते हैं, प्लेन वाले बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड जो होते हैं उनमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है, प्लस में जो वर्टिकल वाले बॉन्ड होते हैं उनमें भी 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब sp3d2 में सारे के सारे एंगल सेम होते हैं, बॉन्ड एंगल सभी सेम होते हैं। तो MCQ में डाल सकता है ये क्वेश्चन कि किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में प्लेन बॉन्ड एंगल और हर जगह वो वर्टिकल एंड अपोजिट वर्टिकल बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो आप बोल सकते हो sp3d2, कंसेप्ट पता ही होगा। एग्जाम्पल ही बता दें, देखो एग्जाम्पल इसका लिख लो,
SF6, ठीक है। SF6 बनता कैसे है, देखो S यहाँ पे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये सब क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे और ये वर्टिकल होंगे और वो भी अपोजिट वर्टिकल होगा, ठीक है। कर लिया नोट। ये मान के चल रहा हूँ, ये आप ऑर्बिटल से एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ जाके आप इजीली कर लोगे। ये तो मैं समझ के चल रहा हूँ, कर लोगे। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया है, समझाया भी बहुत बढ़िया से है, तो इतना तो कर ही लोगे। चलो, अगर दिक्कत होगी तो बताना, कमेंट में डाल देना। अगले वीडियो में एक एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। डाल देना कमेंट में। देखो अब की बार देखेंगे हम क्या, sp3d3 इसको देखेंगे। आपकी बार क्या है, कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, 1 4 7 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, 7 ही बनेंगे। तो 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसको नहीं लिख रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, समझ जाना वैसे ही। अब इसका शेप क्या होता है, मतलब जियोमेट्री क्या होती है, शेप निकल रहा है, जियोमेट्री क्या होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो पहले बनाया था उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं पेंटागोनल। मतलब एक पेंटागन रहेगा, देखो एक पेंटागन बनेगा, पेंटागन इसी तरीके से होता है, ठीक है। बीच में सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से बनेगा। और एक बॉन्ड जो होगा वो वर्टिकल सामने की तरफ होगा और एक बॉन्ड वर्टिकल अपोजिट साइड में होगा। मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे, देखो इसको मैं डॉट से बना रहा हूँ, ये समझ आना, यह है क्या, वर्टिकल है, और इसको भी डॉट बना रहा हूँ, ये अपोजिट वर्टिकल है। मतलब कि ये प्लेन था, ये प्लेन है, प्लेन में आपका पेंटागन है, ये तो एक रेक्टेंगल है, पेंटागन ऐसे प्लेन में बना हुआ है, पेंटागन प्लेन में, जिसमें यहाँ पे सब प्लेन में है। एक बॉन्ड सामने की तरफ निकला हुआ है, एक बॉन्ड पीछे की तरफ गया है, 3D में। तो समझ में आया होगा, पेंटागोनल इसे बोलते हैं, पेंटागोनल। और एंगल कितना कितने का होता है, जो प्लेन में एंगल होते हैं उनका एंगल होता है 72 डिग्री, और वर्टिकल वाले तो 90 होंगे। यानी वर्टिकल एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, और प्लेन एंगल कितने का होता है, 72 डिग्री का। इसका एग्जांपल लिख सकते हो IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। एग्जांपल इसका लिख सकते हो, किस तरीके से बनेगा, देखो आयोडीन बीच में रहेगा, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, और एक F यहाँ पे, और देखो हाँ एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, और एक F नीचे भी होगा। ये वाला नीचे वाला तो मैंने दिखा दिया, ऊपर वाला जो सामने की तरफ उसे डॉटेड से दिखा रहा हूँ, देखो डॉट से दिखा रहा हूँ, ये चीज है। F वाला ये फ्रंट में है और ये बैक साइड में, ये आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये बॉन्ड डॉट वाला, और ये जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, रियर केस में जा रहा है, अवे जा रहा है हमसे बॉन्ड। कर लिया, चलो ये तो समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बट अभी भी एक स्टिल क्वेश्चन बचा रहता है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विदाउट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसके फाइंड करने के दो मेथड है। फर्स्ट होता है एक स्ट्रक्चर, एंड सेकंड होता है इसका मेथड फॉर्मूला। दो मेथड है इसके, आप स्ट्रक्चर से फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। तो एक एक लेकर चल रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड करेंगे, कि स्ट्रक्चर से आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड करोगे। स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है कि जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जेड भी बताऊंगा क्या है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे लिख सकते हो जेड की वैल्यू अगर 2 आ रही है, जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन sp
3 आ रही है sp2, 4 आ रही है sp3, 5 आ रही है sp3d, 6 आ रही है sp3d2 एंड 7 आ रही है तो sp3d3। जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता ही दिया है, आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बट इसके लिए आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब एग्जांपल इसका एक देख लें, चलो देखो एग्जांपल आप इसका देख लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो H2O, ठीक है। H2O का आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकालना चाहते, कैसे निकालोगे? इसका ज्योमेट्री तो पता ही होगा, एक O होता है यहाँ पे H और एक H और दो लोन पेयर्स होते हैं इस तरीके से। लोन पेयर्स दो होते हैं, बॉन्ड एंगल होगा तो बात ही नहीं है यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 2, 2 पेयर्स है ना, ये नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 4 कर दिया, नहीं, पेयर्स है ना, लोन पेयर्स कितने पेयर हैं 1 2, 2 पेयर है ना, 2 + 2 बराबर 4 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है हाइब्रिडाइजेशन की, sp3। सो H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 इजीली फाइंड कर लिया। सो इसी तरीके से आप और अदर का भी निकाल सकते हो। अब चलो अब देखते हैं, हम स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला से आप कैसे निकालोगे क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, ये तो सब याद कर लो। फॉर्मूला से जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए देखो, फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए भी आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बराबर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, समझ जाना सेंट्रल एटम है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी एक हो, सिंगल हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब की वैलेंसी कितनी होती है 1। सो कैसे होंगे, मोनोवैलेंट एटम होंगे। सो इससे जेड की वैल्यू आप निकालोगे, और जेड की वैल्यू जो पहले हमने बताया कि क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आप लिख के हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल इसका देखें हम, चलो देखो एग्जांपल क्या होगा, चलो एग्जांपल करके देखो तब समझ में आएगा अच्छे से। अब एग्जांपल H2O का तो कर ही लिया, H2O करना चाहते हो, H2O छोड़ो, अब कर लो SO4 SO4 2-, इसका करके देखो कितना आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन S का। इसके लिए क्या करना है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हाफ, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर, तो सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 6 × 6, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज क्या करना है, ऐड कर देना है, तो नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, कितना नेगेटिव चार्ज है 2 का, तो +2। एनी पॉजिटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए 0। एनी मोनोवैलेंट एटम, नो, ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो इसके लिए भी ये 0। अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ × 6 + 2 8, 2 2 = 4 और 2 4 = 8, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई 4, और 4 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना था हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर का कोई भी खेल नहीं है। चलो इजीली समझ में आया होगा।
तो लेक्चर तो काफ़ी लंबा खिंच गया होगा, बट सारे कंसेप्ट आपने बता दिए हमने, और इससे बाहर हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, जो है सब इतना मैंने बता दिया, इतना ही है हाइब्रिडाइजेशन में, इससे आगे कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा। इजी वे में समझाने की कोशिश की है और बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर चाहिए तो। मैं तो यही कहूँगा कि नोट्स आप खुद से बनाएं, खुद से बनाए गए नोट्स रीडेबल होते हैं, ईजी टू रीड होते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरे के नोट्स होता क्या है कि दूसरे के नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपने नोट्स बनाए नहीं है, उतना आपको पता नहीं होगा, आपको सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड रहेगा। बट आप जब खुद से नोट बनाते हैं तो लिखने से दिमाग में और ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो सब। सो थोड़ा सा भी कोई उसको लीड करेगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, आप इजीली फिर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप नोट खुद से बनाइए, नहीं चाहिए अगर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। और हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रीड करें, स्टडी करें, रोज़ करें, लगातार करें, रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ दिया अगले वाले दिन, अब 4 घंटा पढ़ा ही है तो अगले वाले दिन क्या पढ़ना, 4 घंटा पढ़ ही लिया 2 दिन का, पढ़ना क्या, ये नहीं। 1 घंटा ही पढ़िए बट स्टिल रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस आपको पाना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और इसी के साथ लेक्चर ओवर कर रहे हैं और मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में, जो कि रहेगा VA CPR थ्योरी। उसमें भी आपको ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स लेकर आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, ये भी मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पा रहा था, शेप के बारे में नहीं बता पा रहा था, सिर्फ ज्योमेट्री बता दे रहा था, बॉन्ड पेयर के बारे में बता रहा था, लोन पेयर के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। सो VA CPR थ्योरी भी आई, उसे भी देखेंगे हम और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर MOT इस तरीके से चलेगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।